हुआ था। चोर एक एक करके तिजोरी के अंदर घुस गए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। यह देखकर भी वे हंस पड़े, क्योंकि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी मेहनत करके एक खाली तिजोरी में घुसेगा। बाहर खड़ी लड़की खुशी से उछल पड़ी और तुरंत अपने बॉस को फोन करके बताया कि सब कुछ तैयार है, अब बस अमीर लोगों के कीमती गहने तिजोरी में आने का इंतजार करना था। कुछ ही देर बाद बड़े बड़े अमीर लोग अपने सबसे कीमती गहने एक एक करके तिजोरी में रखने लगे, क्योंकि सिर्फ 8 घंटे बाद इन गहनों की बड़ी नीलामी होने वाली थी। पूरे देश से आए 42 सबसे कीमती गहने बहुत संभाल कर तिजोरी में रखे गए। आखिरी ताज रखने के बाद अधिकारी ने तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर चेहरे की पहचान और उंगलियों के निशान से तिजोरी पूरी तरह लॉक हो गई। इतनी मजबूत सुरक्षा थी कि किसी भी हालत में इसे खोलने में कम से कम 1 घंटा लगता। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये चालाक चोर पहले ही अपना रास्ता बना चुके थे। उन्होंने खास धूल से बचाने वाले कपड़े और दस्ताने पहन लिए ताकि उनका कोई निशान पीछे न रह जाए। अगर गलती से सिर का कपड़ा भी उतर जाए तो वह कपड़ों के अंदर ही रहे और बाहर न गिरे। सब कुछ अच्छी तरह साफ करने के बाद चोरी शुरू हुई। लेकिन एक बटन दबाया और सिक्योरिटी कैमरे में दिख रही असली तस्वीर की जगह पहले से रिकॉर्ड की हुई वीडियो चला दी। अब अगर चोर तिजोरी के अंदर भी चले जाए तो सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी शक नहीं होगा। उधर बाकी साथियों ने रिमोट से चलने वाली छोटी गाड़ी चालू की और पहले से खोदी गई मिट्टी की दीवार हटा दी। चोर उसी रास्ते से तिजोरी के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। फिर उन्होंने सोने की छड़ की मदद से दरवाजे को पहले जैसा टिका दिया। अब तिजोरी पहले से बिल्कुल अलग थी। देश के 42 सबसे कीमती गहने उसके अंदर रखे जा चुके थे। बाहर अधिकारी अभी भी कागजों पर दस्तखत करने में लगे थे। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि अंदर रखे करोड़ों के गहने कुछ ही मिनटों में गायब होने वाले हैं। बॉस ने साफ कहा था कि यह काम ऐसे होना चाहिए जैसे कोई भूत आया हो, न कोई आवाज न कोई सबूत। चोर बहुत सावधानी से एक एक गहना बैग में रखने लगे। नीलामी की सूची के हिसाब से उन्होंने हर गहना नंबर देख कर रखा ताकि एक भी चीज छूट न जाए। यहाँ रखा हर गहना करोड़ों का था, लेकिन चोरों ने सिर्फ 10 मिनट में पूरी तिजोरी खाली कर दी और उनके लिए गहने चुराना तो बस सबसे आसान काम था। अब सबसे बड़ी मुश्किल थी इतने कड़े पहरे के बीच इन गहनों को बाहर कैसे ले जाया जाए। नीलामी शुरू होने में सिर्फ 7 घंटे बचे थे। सुबह होने से पहले उन्हें अपने सारे निशान मिटाने थे। सबसे पहले उन्होंने वेल्डिंग मशीन से तिजोरी का पहले काटा हुआ दरवाजा फिर से जोड़ दिया। उसके बाद कटे हुए हिस्से पर दोबारा रंग कर दिया ताकि किसी को शक न हो। फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर से सुरंग में बची हुई सारी मिट्टी अच्छी तरह साफ की। इसके बाद मिट्टी को वापस पहले जैसी जगह भर दिया और खास औजार से उसे पूरी तरह बंद कर दिया। फिर पानी डालकर सब कुछ पहले जैसा बना दिया। भूमिगत रास्ते की ईंटें भी एक एक करके अपनी जगह लगा दी गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई सुरंग बनी ही नहीं थी। चोरी में इस्तेमाल हुए सारे औजार वहीं छिपाकर छोड़ दिए गए ताकि किसी को उनका पता न चले। इतना बड़ा रास्ता उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और उसी रास्ते से करोड़ों के गहने चुराए थे। काम पूरा होने के बाद सभी लोग आम पर्यटकों की तरह होटल लौट आए, लेकिन वे तुरंत भागे नहीं, बल्कि सुबह तक आराम से सोए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि जितना कोई आम इंसान की तरह दिखता है उस पर उतना ही कम शक होता है। सुबह होने से पहले उन्होंने होटल में अपने सारे उंगलियों के निशान, बाल और बाकी सबूत भी साफ कर दिए। फिर कंप्यूटर से सारा डेटा मिटा दिया। उधर ओल्ड बाई गहनों को छिपाने में लगा था। उसने पहले गहनों को वैक्यूम बैग में रखा, सारी हवा निकाल दी और फिर उन्हें पहले से तैयार मछली के डिब्बों के अंदर छिपा दिया। ऊपर से ढक्कन बंद किया तो वे बिल्कुल असली खाने के डिब्बे जैसे लग रहे थे। अगली सुबह सभी लोग आम पर्यटकों की तरह पेरिस से निकल पड़े। चश्मा और दाशान बैग लेकर घूमने वाले यात्रियों का भेष बनाकर बस से निकल गए। पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े चोर बस से भागेंगे। वहीं ओल्ड बाई और उसके 2 साथी एक छोटे परिवार का भेष बनाकर कार से स्पेन की ओर निकल पड़े। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी योजना सफल होगी, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वहाँ कई पुलिस वाले खड़े थे। यह देखकर एक साथी घबरा गया। उसने मछली का डिब्बा उठाया और कार के नीचे बने छोटे खाने का ढक्कन खोल दिया। उसकी हरकत देखकर बाकी दोनों भी डर गए। उसने कहा, अगर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो मैं तुरंत कूदकर भाग जाऊंगा। ओल्ड बाई ने उसे शांत रहने को कहा। उसने समझाया कि घबराने से ही शक होगा, लेकिन तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली। अब भागना और भी मुश्किल था। चारों तरफ खुला मैदान था। अगर वह भागता तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती। ओल्ड बाई ने उसे कहा कि डिब्बा वापस रखो और ढक्कन बंद कर दो। अगले ही पल गाड़ी जोर से रुकी और पुलिस वाला सामने आ गया। अब उनके पास शांत रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने पहले उनके कागज देखे। तीनों ने पहले से तैयार नकली पहचान पत्र दिखा दिए। ओल्ड बाई ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह फ्रांस घूमे, इसलिए वे उसकी याद में यहाँ आए थे। दूसरे साथी ने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रांस आना हमेशा हमारी माँ का सपना था। कहानी सुनकर पुलिस थोड़ा पिघला, लेकिन उसने फिर भी गाड़ी की तलाशी लेने का फैसला किया। गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस की नजर मछली के डिब्बों पर नहीं गई। उसकी नजर एक राख के डिब्बे पर पड़ी। लड़की ने कहा, इसमें मेरी माँ की अस्थियां हैं। लेकिन पुलिस ने बताया कि फ्रांस से बिना अनुमति किसी की अस्थियां ले जाना कानून के खिलाफ है, इसलिए यह डिब्बा जब्त करना पड़ेगा। ये सुनते ही उनका साथी गुस्से में आ गया। उसने कहा, हम अपनी माँ को आखिरी बार घुमाने लाए हैं और अब आप उन्हें भी हमसे छीनना चाहते हैं। लेकिन पुलिस नहीं मानी। उसने राख वाला डिब्बा और बाकी डिब्बे खोलने का आदेश दे दिया। तीनों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी लड़की अचानक रोते हुए गाड़ी से बाहर भागी। पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह नहीं रुकी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को चेतावनी के लिए